तो इन्फॉर्मेशन आई दैट लाल किले पर हमला हो गया, आप कह सकते हैं टेररिस्ट। आर्मी के जो कैंप था वहाँ पर, राजपूताना राइफल्स का, वहाँ पर वो घुसे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, 3 आर्मी मैन मारे गए। ये लश्कर तोयबा का ये ऑपरेशन था कि वो पहले 6 आतंकवादी घुसे थे अंदर। बटला हाउस के एरिया में अभी भी छिपा हुआ है, वो भी पाकिस्तानी है और लश्कर तोयबा का मिलिटेंट थे। उन्होंने इश्तिहार निकाला, इश्तिहार निकालने के बाद में देन ही मैरिड अ लोकल गर्ल। 5 आतंकवादी आए वहाँ से, सारे पाकिस्तानी थे। AK-47 एंड आर्म्स एम्यूनिशन। नहीं, अबू शामिल तो जैसे मैंने बताया ना पहले ही वहाँ मारा गया, बाटला में मारा गया था। और कुछ हैंड ग्रेनेड भी थे जी कुछ। तो मोहम्मद आरिफ को जब आपने पकड़ा जी, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इस लाल किले पर हमने क्यों हमला किया। इसी ने फ़ोन किया और ये बताया था भाई हमने लाल किले पे 2 दाने डाल दिए हैं। हाँ, क्योंकि जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के ऊपर अटैक करने का मतलब हो गया दैट आप कंट्री के सोवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हो। तो मोहम्मद आरिफ को जब आपने पकड़ा जी, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इस लाल किले पर हमने क्यों हमला किया। उसमें मेन आतंकवादी था जी अशफाक, उसको यहाँ लोकल सपोर्ट कहाँ से मिली? था जामा मस्जिद में, जो उन्होंने जिसने उनको मदद करी, तो वो उनके ऊपर थूकता था जी, और कुछ पानी में, ग्लास में पानी पीता था, उसमें पड़ता था और फिर वो पानी इंस्पेक्टर साहब के ऊपर फेंकता था। कहीं ना कहीं तो हमारे देश में कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे उन लोगों को। अभी तक उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई है। हमारा कोर्ट, जो हमारी जुडिशन है, वो इतना मतलब स्लो है कि सन 2000 वाला केस आज 2024 है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुर्जर आपके सामने एक कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपने टाइम में कुछ ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में शामिल है। जैसे एक उनमें से एक केस है लाल किले पर जब हमला हुआ था। तो हम मिलते हैं उस टाइम के जो स्पेशल सेल के जो DCP रहा थे, अशोक चंद जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके साथ में बैठा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ, उस केस के बारे में जानकारी ले रहा हूँ जिस केस को सिर्फ हमने सुना था और गूगल पे कुछ ही जानकारी अवेलेबल है। तो मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो लोगों को ना पता हो। जैसे ये लाल किले वाला केस जो हुआ था, तो मैं इसी बारे में आपसे आज बात करूँगा। तो सर मुझे सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि जो लाल किले पर हमला हुआ ये 22 दिसंबर सन 2000 में हुआ था। तो इस हमले में आपको कैसे पता लगा, या इस हमले का कोई ऐसा उद्देश्य था उन लोगों का, या फिर वो कहाँ से सपोर्ट मिल रही थी उनको इस हमले के में? तो थोड़ा सा इस पर जानकारी है, मुझे बताइए। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 22 दिसंबर 2000 का दिन था, रात का समय था, अराउंड आई थिंक 8-9 बजे के आसपास का समय था, या उसके बाद थोड़ा और लेट हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन आई दैट लाल किले पर हमला हो गया। पहले तो इसको क्या कहते हैं ना, बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लाल किले पे कैसा हमला हो सकता है। वहाँ आर्मी की भी क्या कहते हैं, वो रहती है, एक बटालियन रहती है वहाँ पर। बट फिर क्या कहते हैं वो बोला, फिर लाल किले की फिर हम लोग वहाँ पर मौके पर गए। मैं वहाँ उस टाइम DCP स्पेशल सेल था जी, जो एंटी टेरर यूनिट था दिल्ली पुलिस का। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो हमें वहाँ पर, क्योंकि रात का वक्त था, तो पता चला है दैट दो क्या कहते हैं आतंकवादी, या जिसको आप कह सकते हैं टेररिस्ट, आर्मी के जो कैंप था वहाँ पर, राजपूताना राइफल्स का, वहाँ पर वो घुसने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद में फिर वो आई थिंक 3 आर्मी मैन मारे गए। और उसके बाद फायरिंग करने के बाद पर जो लाल किले का जो बैक वॉल है, अगर आपने देखा होगा, पीछे का जो वॉल है, उस पे उन्होंने स्केल करके वहाँ से फरार हो गए। तो क्योंकि रात का वक्त था, हमने फिर क्राइम सीन वगैरह का मुआयना करने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमने पूरी तरह से उसकी क्या कहते हैं सर्च वगैरह की, तो हमें वहाँ से एक क्या कहते हैं, एक ये मिली, एक स्लिप मिली थी जी,
आज स्लिप में एक नंबर लिखा हुआ था, तो उस नंबर के आधार पे फिर हमने पूरी हमारी तफ्तीश हमने करी, उस नंबर को एनालाइज किया। उन दिनों आई मीन मोबाइल फ़ोन जस्ट आया हुआ था, आई मीन इट हैज़ बीन जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। जी जी। तो फिर हमने उसकी पूरी हमने क्या कहते हैं तफ्तीश करने के बाद में हमने एक आइडेंटिफाई किया एक व्यक्ति को, जिसका नाम था आई मीन मोहम्मद आरिफ उफ अशफाक अहमद। जी जी जी। हाँ, तो उसको हमने लोकेट किया, उसको हमने जमुना पार में एक जगह पे हमने उसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद में फिर हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया, और एप्रीहेंड करने के बाद में फिर ये पता चला दैट ये लश्कर तोयबा का ये ऑपरेशन था। एंड उसके बाद फिर आगे आगे में फिर हमने और तफ्तीश करी फिर। ओके, तो सर इसमें मतलब सिर्फ वो मतलब जो जिस तरह से वो रिपोर्ट्स कुछ मैंने देखी हैं उसमें कहा गया था या उसमें लिखा मेंशन था कि वो पहले 6 आतंकवादी घुसे थे अंदर। हाँ, ये मैं अभी पूरा कहानी अगर पूरा जी, मैं जी, जी, बताऊं जी। तो ये जब हमने उससे पूछताछ करी, पूछताछ करने के बाद में हमें पता चला दैट एक जो लाल किले में जो, क्योंकि जो फायरिंग में 2 आतंकवादी थे, उसमें से एक आतंकवादी अभी भी वहाँ पर क्या कहते हैं बटला हाउस के एरिया में अभी भी छिपा हुआ है। जी जी। तो फिर हमने वहाँ पर क्या कहते हैं रेड करी, तो रेड करने के बाद में वहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि फायरिंग हो गई, आई मीन जो आतंकवादी था उसने जब पुलिस टीम पर फायर किया तो हमने उसके ऊपर फायर किया, तो वो आतंकवादी वहाँ पर मारा गया उसको। हाँ, तो आई मीन जब उसको भी जब हमने आइडेंटिफिकेशन कराई तो वो भी पता चला वो भी पाकिस्तानी है और लश्कर तोयबा का मिलिटेंट थे। जो मोहम्मद आरिफ है आई मीन है, तो वो भी पाकिस्तानी जो मेन है। एक्यूज था, जो हाँ, जो लीडर था, मतलब इनका लीडर था जो, हाँ, जो मेन एक्यूज था, तो वो भी पाकिस्तानी है और वो भी लश्कर तोयबा का है। कहानी ऐसे थी, जो मोहम्मद आरिफ है ये ट्रेन मिलिटेंट है, लश्कर का है। उसने बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करी, आई मीन आया बॉर्डर से। बॉर्डर से आने के बाद में यहाँ पर दिल्ली में उसको कहा गया था एक स्लीपर सेल बनाने का, जिसको कहते हैं ना आप एक जाकर वहाँ पर आप अपना एक बेस बना लो, पूरा गैंग बनाओ, पूरा बेस बना लो। जब जरूरत हो हाँ, जब जरूरत हो, बाकी वो छुप जाएं। हाँ, ज़रूरत हो तो हम आपको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अपना पूरा बेस बनाओ। तो यहाँ आने के बाद में उसने, क्योंकि वहाँ से उसको एक कांटेक्ट मिला था जामा मस्जिद में कोई व्यक्ति था, तो उसने उसको सेटअप किया ओखला में फिर इसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपना इस्टेब्लिश किया अपने आप। मोहम्मद आरिफ की बात बता रहे हैं, अशफाक अहमद मोहम्मद आरिफ 2 अलग-अलग नाम से थे। 2 अलग-अलग। यहाँ उसने नाम चेंज किया, लेकिन पाकिस्तान में उसका नाम था मोहम्मद आरिफ, नहीं मोहम्मद आरिफ। अच्छा, पाकिस्तान में उसका नाम मोहम्मद आरिफ और यहाँ अशफाक अहमद का। तो उसने फिर अपने आप का वो पर सेटअप किया यहाँ पर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए, दैट लुक मैं लेजिटिमेट हूँ जी, लेजिटिमेट हूँ। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेटअप करने के बाद में देन उसने फिर दिलचस्प बात है, आई मीन अपने आप को पूरा जिसको गुल मिल जाने के लिए सोसाइटी में, उसने फिर एक एडवर्टाइजमेंट करी, मेरे को शादी करनी है दिखाने के लिए। हाँ, न्यूज़पेपर में उन्होंने इश्तिहार निकाला। यस, न्यूज़पेपर में उन्होंने इश्तिहार निकाला। इश्तिहार निकालने के बाद में देन ही मैरिड अ लोकल गर्ल, जो यहाँ के आई मीन ट्रांस जमुना में रहते थे। लोकल गर्ल को उसने शादी करी और फिर अपना यहाँ पर क्या कहते हैं तरीका अपना रहने लगा। एंड उसके अलावा भी इसको जो पैसे आते थे हवाला के थ्रू आते थे। इनफैक्ट जब हमने उसको पकड़ा तो ये प्लान कर रहे थे एक फ्लैट भी खरीदने के लिए, आई मीन पैसा वहीं पे, हाँ वहीं पे ये फ्लैट खरीदने के लिए देवर प्लानिंग। तो ये आई मीन अशफाक जो भी है मोहम्मद आरिफ को बेस वगैरह सेटअप करने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं लश्कर के जो चीफ है वहाँ पर जकीउर रहमान, उससे फिर मिला दे भाई आपको यहाँ पर हमें दिल्ली में कुछ क्या कहते हैं मेजर काम करना है जिससे दहशत फैले और पता चले दैट भाई आई मीन ऐसा नहीं है दैट हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते, दिल्ली सेफ नहीं है। हाँ, तो फिर ये क्या कहते हैं 6 उनमें से 5 आतंकवादी आए वहाँ से, सारे पाकिस्तानी थे
और सारे वहाँ से आए बॉर्डर के थ्रू पार इलीगल करके कहीं से इलीगल उन्होंने वो एंट्री एंट्री मारी इंडिया में। हाँ एंट्री करके फिर आर्म्स एम्यूनिशन और वेपन, उन दिनों चेकिंग नहीं होती थी इतनी, जैसे ट्रेन में अगर आप आते तो आप होल्ड ऑल होता था, जी होल्ड ऑन में आप अपना सामान कुछ भी ला कुछ भी आप ला सकते थे, ट्रक में भी आ जाता था सेफ। आई मीन उन दिनों जो ट्रक्स भी आते थे उनकी भी कोई इतनी चेकिंग नहीं होती थी, जो आते थे ना कश्मीर से सेब वगैरह लेके आते थे, ड्राई फ्रूट हाँ, तो उनकी भी कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती थी। तो वहाँ से वो सारा सामान AK-47 एंड आर्म्स एम्यूनिशन सारा लेके यहाँ पर फिर इन्होंने ये जो अशफाक अहमद, आई मीन जो मोहम्मद आरिफ जो अशफाक अहमद है इसको कह सकते हैं, उसने एक हाइड आउट बनाया बटला हाउस में। एक हाइडोर का मतलब एक कमरा लिया किराए पे इनको एडजस्ट करने के लिए सबको, हाँ सबको वहाँ सेटल करने वहाँ पर आए। फिर यहाँ पर वो आने के बाद में फिर इन्होंने डिसाइड किया था लाल किले पे, इनको कहा गया लाल किले पे आपको अटैक करना है जी। हाँ, तो लाल किले में उन दोनों लाइट एंड साउंड होती थी, आजकल तो लाइट एंड साउंड बंद कर दिया। हाँ, तो लाइट किले में लाइट एंड साउंड होती थी। तो इन्होंने फिर रेकी करी, इन्होंने 2 या 3 बार आए लाइट एंड साउंड देखने के लिए जी। फिर उन्होंने देखा जो चेकिंग होती थी उन दोनों जो लाइट एंड साउंड में जो भी गार्ड्स वगैरह, तो प्राइवेट गार्ड्स होते थे चेक करने के लिए, ये ऐसा कुछ चेक नहीं करते थे। आई मीन फॉर्मेलिटी के टाइप पर वो चेक करते थे जी। और जिस दिन इन्होंने वारदात करनी थी, इन्होंने जो अपना जो वेपन्स थे AK-47 वगैरह और एम्यूनिशन वगैरह, इन्होंने क्योंकि विंटर का समय था, दिसंबर का था, ठंड का मौसम था और उन्होंने ठंड भी बहुत होती थी, तो वो जैकेट के पीछे अपना ये वेपन्स छिपा के लेके आए जी। फिर उन्होंने इनमें से 2 लेके आए वेपन्स, बाकी 4 आए उनके साथ में 6 लोग, बाकी 4 इन्होंने लाइट एंड साउंड देखी, लाइट एंड साउंड देखने के बाद बाकी 4 अपना निकल गए। फिर इन दोनों ने, या 2 थे इसमें, एक तो जो अबू शामल था जो वो मारा गया, और एक पाकिस्तानी था, तो वो वहीं पे मारे गए थे। नहीं, अबू शामल तो जैसे मैंने बताया ना पहले ही वहाँ मारा गया, बाटला में मारा गया था, और ये निकल गया था, दूसरे वाला जो था वो निकल गया था जी। हाँ, तो उस दौरान सर जैसे मैं पढ़ रहा था गूगल पर, कुछ चीज़ें प्रोवाइड हैं कुछ नहीं हैं, जो एक्चुअल में जो रियल हुआ था वो आपको मालूम है जी, ठीक है, जो न्यूज़ वाले बताते हैं वो अपने तरीके से बताते हैं। उन जो आतंकवादी 2 जिनके पास वेपन्स थे उसमें कुछ हैंड ग्रेनेड भी थे जी, कुछ धारदार हथियार भी थे उन लोगों जी। तो मतलब चाहते तो बहुत कुछ नुकसान कर सकते थे, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिला। हाँ, मौका नहीं मिला क्योंकि आर्मी कैंप वालों ने भी क्या कहते हैं, आई मीन फायर बैक किया, रिटेलिएशन किया, तो ये भाग निकले वहाँ से। ओके, ठीक है ना, इसीलिए ये भाग निकले। और भागने के बाद में ये आई मीन आई वांट टू टेल दैट आल्सो, जैसे वो भागे इन्होंने अपना वेपन छोड़ दिया वहाँ पर, आई मीन लाल किले के अंदर ही। हाँ, नहीं बाहर एक वेपन छोड़ दिया, पर बाकी वेपन वो लेके चले गए यहाँ से। जी 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 जी। तो इस तरह से मतलब वो घुसे, इस तरह से उन्होंने किया। अच्छा सर, इसमें जो हमला हुआ, वो हमला जब मतलब उन आतंकवादियों ने पूरा जो हमला किया था, तो इसमें कौन कौन से, सिर्फ एक ही ग्रुप, ये लश्कर का तो वैसे क्योंकि हाँ, इसमें क्यों क्लियर किया हो, इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि जैसे हमला होने के बाद में उन्होंने BBC को फ़ोन किया। हाँ, कश्मीर के ऑफिस और दिल्ली के ऑफिस BBC को इन्होंने फ़ोन किया। जो ये मेन अक्यूज था, जो मेन उनका, हाँ, ये जो अशफाक अहमद था, इसी ने ही फ़ोन किया और ये बताया था भाई हमने लाल किले पे 2 दाने डाल दिए। हाँ, यस, लाल किले पे हमने हमला कर दिया। तो उससे क्लियर हो गया था और अपना लश्कर का ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने अपने हिसाब से ऑपरेट किया। तो सर उसके बाद फिर सरकार ने क्या कदम उठाए, जैसे आपको कुछ मालूम हो या आपसे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी हो कि भाई इस तरह से अब ये नहीं होगा, या कुछ चेंज हुआ होगा कुछ रूल रेगुलेशन में, या कुछ लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम होता था उसका कुछ चेंज, ऐसा कुछ हुआ सर उसके बाद? एक्चुअली हम तो एंटी टेरर यूनिट है, हम तो सिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं, वी डोंट टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी, लेकिन उसके बाद फिर सिक्योरिटी बढ़ाई गई क्योंकि जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के ऊपर अटैक करने का मतलब हो गया दैट आप कंट्री के सोवरेंटी के ऊपर अटैक कर रहे हो, क्योंकि रेड फोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से 15 अगस्त में सबको पता है झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। तो इट इज़ अ इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो उसके ऊपर अटैक करने का मतलब है दैट वो दिखाना चाहते थे हमें दैट आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन हमसे सेफ नहीं है, हम जहाँ पर भी चाह सकते हैं वहाँ पर हम आपको वहाँ अटैक कर सकते हैं। तो सुरक्षा तो उसके बाद बढ़ाई गई है,
एंड अगर आपने ये भी देखा होगा तो उसके बाद ऐसा कोई हमला भी नहीं है हुआ है रेड फोर्ट के। हाँ, रेड फोर्ट के बाद तो बड़ी कोई हमला ऐसा नहीं। कुछ ट्रेजेडी नहीं हुई। हाँ जी जी। ये है। अच्छा सर, इसमें ये था कि हमले के दौरान जब जो वहाँ पे अंदर बटालियन थी, तो उसको आपको कुछ ऐसी नॉलेज हो या आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बाद में आई हो कि जब उन्होंने स्टार्टिंग की फायरिंग, तो जो वहाँ अंदर सुरक्षा बल थे जिनकी यूनिट थी, पूरी बटालियन थी, तो उन्होंने कितना टाइम लगा उनको अपने आप को संभालने में, वापस जवाब देने में? क्योंकि एक टेररिस्ट तो इमीडिएट ऑन द स्पॉट उन्होंने मार दिया था। नहीं, वहाँ कोई मारा नहीं। अच्छा, वहाँ कोई नहीं मरा? नहीं, वहाँ कोई नहीं। उन्होंने उन दोनों को, जो 3 हमारे शहीद हुए थे, हाँ, मार के वो निकल गए पीछे बैक साइड से। कुछ वो रस्सी वगैरह भी लेके हाँ, रस्सी वगैरह लेके आए थे, रस्सी वगैरह से वो अपना वो करके पीछे से बैक, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, क्योंकि फायरिंग के बाद में सामने से तो निकल नहीं सकते। जी जी जी, ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने पूरी रेकी करी थी, बैक वॉल से अपना स्केल डाउन करके फिर वो दोनों ही निकल गए थे। कोई इसमें वहाँ पर मारा उसके बाद कुछ उन्होंने करने की वो भी नहीं। हाँ, क्योंकि उस टाइम क्योंकि होता ना सरप्राइज एलिमेंट जिसको कहते हैं भाई, जो टेररिस्ट के जो थे वहाँ पर उनको सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। जब जी तक जी जी, आपको टाइम चाहिए रिएक्शन के लिए। और आई थिंक उनको ये भी तो मालूम होगा कि जी, आई थिंक उनको ये भी मालूम होगा ना कि जब पूरी बटालियन अंदर है, अब उनके हम 2 हैं, हमारे पास इतने इक्विपमेंट या इतने हथियार नहीं है कि हम उनका सामना कर सके, तो उन्होंने तीनों को मारा और मारकर भाग गए। इससे पहले, इस अटैक से पहले जी, जो लाल किले पर हमला हुआ था, उससे पहले भी कोई ऐसा कुछ घटना या कुछ सिक्योरिटी चूक या कुछ आपको कोई मतलब वहाँ की सिक्योरिटी ने कुछ ऐसा बताया, कुछ कहते हैं ना कि सस्पिशियस तरीके से कुछ चीज़ें कुछ मालूम पड़ी कि? नहीं, ऐसा कुछ कभी नोटिस में भी नहीं आया था। क्योंकि लाल किले पे तो जो हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो मेजर लगती है वो 15 अगस्त पे लगती है और 26 जनवरी पे लगती है। अदरवाइज़ क्योंकि लाल किला जो है ना, इट वॉज ओपन टू द पब्लिक है, पब्लिक का आती जाती रहती है, तो जो नॉर्मल सिक्योरिटी होता है वहीं रहता है। उससे आई मीन तो अब ज़्यादा कोई सिक्योरिटी उस टाइम पे थी नहीं। अब भी लोग अंदर बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो तो क्योंकि इट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, आई मीन लोग आते हैं देखते हैं लाल किला को, तो आप आई मीन बट अभी तो आई थिंक सिक्योरिटी टाइट होगी काफ़ी, इस इंसिडेंट के बाद में तो काफ़ी टाइट हो गई। वहाँ एक बटालियन भी है अंदर अभी तो आई डोंट थिंक कोई आर्मी की। अच्छा, कोई बटालियन नहीं? ना, कोई आर्मी की अभी कोई। तो ये भी किसके अंदर आता है लाल किले? अभी मतलब लाल किला अभी तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में उन्होंने अपने हिसाब से सिक्योरिटी लगाई? हाँ, वो अपने हिसाब से आई मीन दिल्ली पुलिस की असिस्टेंस के साथ से सिक्योरिटी लगती है। अच्छा सर, जब ये जो मेन अक्यूज था, जो आतंकवादी मोहम्मद आरिफ, तो मोहम्मद आरिफ को जब आपने पकड़ा जी, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इस लाल किले पर हमने क्यों हमला किया, कुछ उसके कारण, या जैशे मोहम्मद की तरफ से कुछ ऐसी कॉल या कुछ डिमांड या कुछ ऐसे कि भाई मैं ये करने वाला हूँ तो मैं और भी करूँगा, या ये चीज़ें ऐसा कुछ आपके सामने? जो मोहम्मद आरिफ जो अशफाक अहमद है, ये बेसिकली लश्कर-ए-तोयबा का ऑपरेशन था जी। तो लश्कर-ए-तोयबा ऑपरेशन, इनको देखिए बेसिकली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उनको टेरर फैलाना होता है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, हाँ, वो टेरर फैलाना होता है एक, जिससे क्या कहते हैं ना। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में आप अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट करते हैं तो वो आपको इंटरनेशनली भी वो क्या कहते हैं ना फैलता है। हाँ, तो वो दिखाता है नहीं भाई देखो दिल्ली भी सेफ नहीं है। तो इनका इंटेंशन ही यही है दैट भाई आप दहशत फैलाना बेसिकली। और जो लाल किले का था, जो लाल किले पे जो अटैक था, इट वाज अटैक ऑन दी क्या कहते हैं जिसको आप कह सकते हो सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पीएम वहीं से 15 अगस्त में झंडा भी फहराते हैं और वैसे जनता को वहाँ से संबोधित भी करते हैं। जो सर इसमें मेन आतंकवादी था जी, अशफाक, उसको यहाँ लोकल सपोर्ट कहाँ से मिली? उसकी भी तो इंक्वायरी हुई होगी ना? हाँ, लोकल सपोर्ट जैसे मैंने बताया ना, मैं एक जिसको कहते हैं एक व्यक्ति था जामा मस्जिद में, जो उन्होंने जिसने उनको मदद करी, और मदद करने के बाद में उन्होंने फिर क्या कहते हैं ओखला में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जो पैसे आते थे ना वो बाहर से हवाले के थ्रू पैसे आते थे, तो पैसे की इनके पास ऐसी कोई कमी नहीं थी। और अपने आप को पूरा एस्टैब्लिश करने के लिए इसने फिर एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक लोकल लड़की से भी शादी कर ली और पूरा अपने एक लोकल अपना यहाँ पर बेस बना दिया था।
उसकी आईडी वगैरह सारा कुछ हाँ उसी बन जाता है, आई मीन हाँ, वो जो लोकल सपोर्ट थी उससे आईडी वगैरह सारा सारी। वगैरह सब बन जाता है। तो खैर बन तो आज भी जाती हैं सर, हाँ बन तो आज भी बन तो जाती आज भी जाती हैं, कोई इसमें ऐसा कोई तो चेंज इसी में नहीं तो- हुआ थोड़ा सा। हाँ अच्छा सर, जब जिस तरह से ये 6 आतंकवादी घुसे, अब वो ये तो भी पता नहीं लगा होगा उनको आप लोगों को कि कहाँ से घुसे, क्योंकि बहुत सी जगह हैं, जी गुजरात है, पीओके है, पंजाब है, कश्मीर की तरफ से भी है कुछ चीज़ें। तो उसके बाद जब ये पूरा ये, क्योंकि जो ये हमला हुआ था ये तो बहुत बड़े एक 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 तरीके का दाग था हमारे ऊपर जी। कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। जी। तो फिर जो हमारी जितनी सेनाएं थी जो हमारी बॉर्डर पे लगी हुई, तो वहाँ पे कुछ लगा स्ट्रिक्टनेस हुई? ये तो ये था इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम दी, जिसको कहते हैं ना आपके पीओके के थ्रू से जो इन्फिल्ट्रेशन होता था वो उसकी तरफ से ये आए हुए थे। देखो बॉर्डर तो जिसको कहते हैं ना वहाँ पर तो ऑलवेज जिसका बीएसएफ वगैरह तैनात है एंड क्या कहते हैं, बट ऐसा होता है अगर आप वैली आई मीन अगर आप कश्मीर गए हैं तो जो अपर रीचेस वगैरह में होता है ना, तो वहाँ पर स्नो वगैरह का जब वो हो जाता है तो उसमें जो पासेस वगैरह वो बंद हो जाते हैं जी। तो लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि वहाँ से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर पूरा जो आपका बॉर्डर है ना, इफेक्टिवली पूरा बॉर्डर कवर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेरेन जिसको कहते हैं ना, आई मीन ऊंच नीच होता है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, तो इसीलिए वो आई मीन इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ओके। अच्छा सर, उस दौरान में ना आपके एक इंस्पेक्टर साहब थे जी। तो जब उनकी कस्टडी, जो अशफाक की कस्टडी उनके पास थी जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अशफाक को वो इंस्पेक्टर साहब लेके जाते थे, जैसे कोर्ट ले जाना है फिर जेल में ले जाना है, तो वो उनके ऊपर थूकता था जी। और कुछ पानी में, ग्लास में पानी पीता था, उसमें पड़ता था और फिर वो पानी इंस्पेक्टर साहब के ऊपर फेंकता था। तो इंस्पेक्टर साहब ने भी कुछ इस तरह से बोला था कि भाई अगर तुझे लगता है कि ये जादू टोकटा टोनस अगर ऐसा कुछ होता है तो तू अपनी बेड़ियाँ खुलवा ले। जी। तो उस उन्होंने जो इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने आपको कुछ इस बारे में जानकारी दी? नहीं, ऐसा तो उन्होंने मेरे को कभी ऐसा ये चीज़ें तो नहीं बताया, पर लेकिन ये बताता था दैट ये बड़ा बदतमीज़ी करता था बेसिकली ले जाने आने में, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब वो जो इंस्पेक्टर थे ही वॉज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेन ऑफिसर थे, तो कोर्ट में वो मिलता रहता था उनसे। हाँ, तो इसीलिए वो आई मीन उनके साथ बदतमीज़ी करता रहता था, बट ऐसा कोई इन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं। तो सर जैसे जिस तरह से बदतमीजी करते हैं इंस्पेक्टर साहब हैं, और पुलिस में रहना एक किसी आम इंसान के बस का नहीं है। जितना मैं पुलिस वालों को जानता हूँ, मेरी फैमिली में भी पुलिस वाले, तो उनमें तो एक तरह का ना अलग गुस्सा होता है। तो जिस तरह से वो उनसे बदतमीजी करता है, कुछ ऐसा क्रिया की प्रतिक्रिया कुछ हुई, कुछ पता लगा आपको ऐसा कुछ? देखो ना, हमें रेस्ट्रेंट रखना पड़ता है, पेशेंस। हाँ, वी हैव टू हैव रेस्ट्रेंट, चाहे वो सामने वाला आई मीन बदतमीजी भी कर ले, बट वी हैव टू कीप रेस्ट्रेंट। आई मीन अगर हम भी उस पर उतर आए तो उनमें और उसमें हमारा उस पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। राइट। तो हम अपना काम कर रहे थे, उसको वो अपना जो भी वो सोचता था सही है वो अपना करता रहता था, बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे आई मीन जजमेंट जब आई तो उसको फांसी हुई है, ठीक है ना। अभी तो चलो ठीक है, अभी तक फांसी उसको दी नहीं गई है बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इश्यूज एंड अदर ये, बट लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको वो उनकी जो अशफाक अहमद या मोहम्मद आरिफ का जो रिव्यू था वो भी माफीनामा को इनकार कर दिया एंड द डेथ सेंटेंस स्टैंड करता है। ओके सर, जो ये इंस्पेक्टर साहब थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उनकी फैमिली को भी थ्रेट आया था उसी आतंकवादी ग्रुप से? जी। आई मीन जब आप टेरर को फाइट करते हैं, व्हेन यू आर फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है ना जी, इट इज़ क्या कहते हैं ना, आपको फिर आप अपने कैन नॉट जिसको कहते हैं आप पूरा क्या व्हाट यू कॉल पूरा अपना कन्विक्शन के साथ आप फाइट करते हैं, बिकॉज टेररिज्म जो होता है ना, आप ऐसा कोई इट इज़ नॉट ईजी टू फाइट। आपको धमकियाँ भी आएंगे, आपको क्या कहते हैं आपके फैमिली को भी धमकियाँ आएंगे एंड ऑल दैट, बट इसको सब साइड में रख के ही हमें काम करना पड़ता है बिकॉज आफ्टर ऑल जो भी हम काम कर रहे हैं ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम सुरक्षा के लिए कर, तो उस पर तो आएगा ही आएगा आपको।
तो सर उस टाइम तो ये सन 2000 की बात है, मोबाइल इतने एक्टिव नहीं थे जी। और तो बिना लोकल सपोर्ट ना तो वो थ्रेट उनके पास पहुंचा होगा, जी कहीं ना कहीं तो हमारे देश में कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे उन लोगों को, जी। कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि बिना लोकल सपोर्ट के तो वो कर ही काम ही लोकल नहीं। सपोर्ट तो है ही था इसमें भी, जो आपने जो अभी जो अशफाक अहमद वगैरह, इसमें भी लोकल सपोर्ट था। लोकल सपोर्ट के नहीं होता तो इस तरह का नहीं कर पाता। यहाँ पर आके अपना बेस नहीं बना सकता था। जी और उसमें आई मीन जो भी लोकल सपोर्टर्स वगैरह थे, इसमें अरेस्ट भी हुए हैं, जी। ठीक है ना। तो कुछ तो उसमें बरी भी हो गए थे। हाँ, बरी भी हो गए। देखो आई मीन ये तो जुडिशियल प्रक्रिया है। आई मीन एविडेंस को 7 साल की सजा भी हुई थी आतंकवादियों को पनाह देने के लिए। यस, इट डिपेंड्स ऑन द एविडेंस। राइट। फिर उनके 7 साल बाद उनको छोड़ दिया गया था। जी जी। क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस। अब लैक ऑफ एविडेंस नहीं कह सकते। आई मीन एविडेंस है, बट जितना एविडेंस हमने कलेक्ट किया होगा, दैट मे नॉट हैव बीन सफिशिएंट टू। जी जी जी। ओके। तो सर इसमें मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई है, तो अभी कुछ ऐसा है कि अभी मुझे लगता है लास्ट ईयर राष्ट्रपति जी ने उनकी फांसी की जो माफ़ीनामा तो रद्द कर दिया है, तो क्या हमारा कोर्ट जो हमारी जुडिशन है वो इतना मतलब स्लो है कि सन 2000 वाला केस आज 2024 है, तो इतना टाइम लगा, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम उसे नहीं कर पा रहे। तो इस बारे में आप सिर्फ एक छोटी सी राय चाहिए, उसके बाद मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। तो क्या है आपकी राय? 24 साल लग गए सर इस केस को। देखो, इंडिया डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। इसका एक हमने एक क्या कहते हैं प्रोसेस है, जिसको कहते हैं ना प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मे बी टाइम लेगा, बट अल्टीमेटली जो सही है वो वही होगा। तो आप कभी मिले थे सर अशफाक से? नहीं, जब हमने अरेस्ट किया नहीं, जब मैंने अरेस्ट किया उसके बाद कभी नहीं? उस टाइम उसके बाद हमने कभी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे अशोक चंद जी, जिनके साथ हमने जो लाल किले पर हमला हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, और कहाँ कहाँ से उनको लोकल सपोर्ट मिली, फिर कहाँ इनका इनकाउंटर हुआ, कितने हमारे शहीद हुए जवान, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमारे देश में जगह जगह जो इंसिडेंट हुए हैं मैं आपके सामने लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो सर इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे इस वीडियो के लिए, मेरे चैनल के लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट क्या कहते हैं, जो राहुल जी है बड़ी मेहनत करके जो क्या कहते हैं इंसिडेंट्स हैं, जो सेंसेशनल इंसिडेंट्स हैं, वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं जी। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पूरी जो सही इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।